मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स शो में। आज 2 दिन की न्यूज़ हम कवर करेंगे, एक तो 31 मई और दूसरा 1 जून 2020। दोनों दिन के न्यूज़ कवर करेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस समय नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं एयरटेल सिम को यूज़ करता हूं और प्रीवियस 4 डेज से एयरटेल का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहा है। 0.1 KB की स्पीड दी जा रही है, जिससे कि वीडियो अपलोड हो नहीं पा रहा है एक्चुअली में। तो अब आज ही देख लो, आज क्या मतलब मैं कल की बात करूं तो कल का वीडियो बिल्कुल रेडी था। मैं मॉर्निंग में लगभग 9 से 10 बजे के करीब इसे अपलोड कर रहा था और वीडियो अपलोड नहीं हुआ, और शाम को 5-6 बजे तक जब ये प्रोसेसिंग में आया तो उसके बाद वीडियो ओपन नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम हो गई नेटवर्क की। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, फिर से आज 2 दिन का न्यूज़ शूट कर दे रहा हूँ। वीडियो रात में ही अपलोड कर दूंगा मैं, जिससे कि आपको वीडियो मिल जाए, क्योंकि रात में जनरली नेट की स्पीड मॉर्निंग से थोड़ी सी बढ़िया चल रही है। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, डेली की न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एक आध दिन अगर आगे पीछे होता है तो वो मैं कंबाइंड आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल बने रहना है। बस होगा क्या कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो बिल्कुल काम धाम को किनारे रख कर फिर आपको बैठ के ये वीडियो देखना है। तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। 29 मई को हमने इंटरनेशनल एवरेस्ट डे को सेलिब्रेट किया है। अब ये दिन हम क्यों मनाते हैं तो आपको बता दिया जाए कि इसी दिन 1953 को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलैरी जी ने पहली बार एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई की थी, और तभी से हम इस दिन को एवरेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि नेपाल और तिब्बत और चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ है। हिमालयास के एरिया में ये पर्वत आता है। मैं बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आई होप कि आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से काफ़ी होगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 31 मई को हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे को सेलिब्रेट किया है। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, इस दिन को हम लोगों को अवेयर करने के बारे में सेलिब्रेट करते हैं कि भैया जी इन सारी चीज़ों का यूज़ ना किया जाए। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी गंभीर बीमारी, जैसे कि कैंसर हो सकता है, आपके फेफड़ों से संबंधित आपको बीमारी हो सकती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है। तो तंबाकू के सेवन से हमारे ह्यूमन बॉडी को बहुत सारे लॉस होते हैं, और इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष की इसकी क्या थीम रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वर्ष की इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज़। तो आप सबको प्रिवेंट रहना है टोबैको और निकोटीन के यूज़ से। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। और अगले न्यूज़ की तरफ चलने से पहले कि आप बिल्कुल वीडियो को देखने की भावनाओं में खो जाएं, आपको अपने लेफ्ट साइड में जो थंब का इंप्रेशन दिख रहा है उसको ज़रा ज़ोर से दबा दीजिए, ताकि वो ब्लू टिक हो जाए, जिससे कि वीडियो जो है वो लाइक हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने लॉन्ग रनर किरणजीत कौर को 4 वर्ष के लिए बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि इन्होंने डोपिंग मामलों का उल्लंघन किया है। अब ये क्या होता है, खैर मैं कई बार बता चुका हूँ, मगर एक बार और बता देता हूँ कि डोपिंग क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा खेल शुरू होने से पहले किसी नशीली दवाओं का सेवन कर लिया जाता है, तो इसे डोपिंग मामलों का उल्लंघन माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दवाओं का सेवन करने से आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है, और आप क्योंकि स्पोर्ट से रिलेटेड हैं तो इसमें ये वैलिड नहीं है। वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाडा का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। अब बात कनाडा की आई है तो एक बार कनाडा की कैपिटल करेंसी मैं आपको बता देता हूँ। कनाडा की कैपिटल है ओटावा तथा कनाडा की करेंसी है डॉलर। देखो हर चीज़ मैं लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है। तो जो चीज़ें मैं कुछ चीज़ें मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ तो उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें। जितना लिखा है स्क्रीन पे उसको तो नोट डाउन करना है, अदरवाइज जो बाकी मैं बातें आपको बता रहा हूँ अगर आप चाहें तो उसको नोट करें, अगर आप सुन के याद करना चाहते हैं तो सुन के भी याद कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है। सरकार ने ये डिसाइड किया था 2019 में कि जल जीवन मिशन के तहत
2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में जो है कि नल कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और उसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ भी काम कर रहा है कि हमारे पूरे राज्य में 2024 तक घर घर में जल नल कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इसके तहत अभी 445 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं। चलो, वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है, इसका आंसर आज आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे कि वर्तमान में हमारे वाटर पावर मिनिस्टर कौन हैं। बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के सीएम भूपेश बघेल जी हैं तथा छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनसुईया उइके जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नई नौकरी के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 300 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है। यानी कि तमिलनाडु सरकार 300 करोड़ रुपए अपने स्टेट में इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि वो रोजगार के अवसर प्रोवाइड करा सके। बात कर ली जाए तमिलनाडु की, तो यहाँ के सीएम हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी तथा गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कोविड-19 से बांग्लादेश को निपटने के लिए $732 मिलियन की राशि देने की घोषणा कर दी है। आप सबको पता है कि इस समय हमारा पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से जूझ रहा है और ऐसी स्थिति में IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी ADB, NDB इन सब के द्वारा विभिन्न देशों को मदद दी जा रही है। तो अब IMF बांग्लादेश को $732 मिलियन की राशि प्रोवाइड कर रहा है। बात करें IMF की यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 1944 और 45 दोनों सही है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था और उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक, देखो दिसंबर 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन स्टार्ट हुआ था और ये और ये मार्च 1945 तक चला था। तो इस बीच में वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो अगर 1944 और 45 दोनों सही जवाब है, आपको हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा। असल में स्टूडेंट्स की बहुत प्रॉब्लम होती है कि इनको वही जानना होता है जिस चीज़ में थोड़ा दिक्कत होता है। सही चीज़ों में वो जानते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, पर थोड़ा बहुत 44-45 वाला दिक्कत रहता है तो ज़रूर पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। तो बता दिया जाए कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोनों संस्थाओं का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। दोनों ही राइट आंसर है। तो आप इसे 44 भी मान सकते हैं, आप इसे 45 भी मान सकते हैं इसके एस्टैब्लिशमेंट को। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन DC में इस्टेब्लिश है। वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जी हैं तथा वर्तमान में इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कृष्णा गोपीनाथ हैं और प्रेजेंट टाइम में इसमें लगभग 189 कंट्रीज़ हैं जो कि इसकी पार्टिसिपेंट्स हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, सीपेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। ये जो संस्था है ये हमारे रसायन एवं उर्वरक यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसका नाम अभी बदल दिया गया है, आप इसका नाम याद कर लीजिएगा। यानी कि अब ये पेट्रोकेमिकल्स के भी चीज़ों का देखरेख करेगा। अब वर्तमान में हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर कौन है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एक तो आपको जल शक्ति मंत्रालय का आंसर करना है, दूसरा आपको रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का आंसर करना है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, ACI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वियतनाम में 9वीं शताब्दी के एक शिवलिंग को खोजा है। ये न्यूज़ से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आप सब इंस्टाग्राम, आप सब फेसबुक, आप सब यूट्यूब चलाते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव बात होती है। तो आप सभी इस न्यूज़ से वाकिफ़ हैं। हालांकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि वियतनाम में एक खुदाई हो रही थी एक प्रोजेक्ट के तहत और उसमें हमें एक शिवलिंग मिला है जो कि अभी चाम मंदिर में स्थापित कर दिया गया है और इसे 9वीं शताब्दी का आकलित किया गया है। तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है कि हमारी संस्कृति हमें बताती है कि हम कितने पुराने सदियों से चले आ रहे हैं। बात करी जाए वियतनाम की तो यहाँ की कैपिटल हनोई है तथा यहाँ की करेंसी डोंग है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने,
भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत की 2019-20 की जीडीपी का अनुमान घटाकर 4.2% रख दिया है। इन्होंने पहले 5% अनुमान लगाया था और सबको पता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इकोनॉमी गिर रही है और देशों की इकोनॉमी भी गिर रही है, तो अभी भारत की इकोनॉमी 4.2% तक इनका आकलन किया गया है, जो कि प्रीवियस 11 वर्षों में सबसे कम माना जा रहा है, जैसा कि राष्ट्रीय कार्यालय संगठन के द्वारा बताया गया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आरएस ढिल्लों को अपना नया एमडी एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया है। पीएफसी ये हमारे विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी है और अभी इससे रिलेटेड मैंने आपको एक न्यूज़ बताया था। वो क्या न्यूज़ बताया था तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि पीएफसी ने मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट के साथ मिलकर पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत एक योजना बनाई है, जिसमें 225 मेगावाट का एक पन बिजली परियोजना को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसकी जो लागत आई है वो लगभग 22,000 करोड़ रुपए है। तो ये न्यूज़ मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी और अभी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना थी कि वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत एक पन बिजली परियोजना बनाई जाएगी, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो उसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भी शामिल रहेगा। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री और कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने भारत के पहले नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल www.ai.government.in को लॉन्च कर दिया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे कि आप क्वेश्चन करेंगे तो वो जो आपका बॉट है, बॉट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बॉट होता है, एक मशीन होता है। जनरली जब आप किसी साइट पे जाते हैं तो जब आपके कैप्चा कोड आने वाला होता है तो वहाँ पे एक लिंक आती है जिस पे लिखा रहता है आई एम नॉट अ रोबोट, और आप उस पर टिक करते हैं, फिर वो अगली लिंक खुलती है। तो वो साइट ये चेक करना चाहता है कि क्या कोई रोबोट या क्या कोई मशीन तो नहीं है जो कि ऐसे साइट्स को बार बार ओपन कर रही है। ठीक उसी तरह जब AI बेस्ड प्लेटफॉर्म मेंटेन किया जाता है तो एक बोट सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि खुद ब खुद आपके द्वारा बताए गए क्वेश्चन का आंसर करता है, और जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से मैच खाता है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बिल्ड कर दिया जाता है जैसे कि हम ह्यूमन सोचते हैं वैसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट भी सोच सकता है और जवाब दे सकता है। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने पश्चिम बंगाल को ग्रामीण व्यवस्था में सुधार करने के लिए करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है। बात कर ली जाए कि इसमें किसका कितना हिस्सा है तो नाबार्ड ने 300 करोड़ रुपए MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को दिए हैं। नाबार्ड ने 700 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक्स को दिए हैं और नाबार्ड ने 50 करोड़ रुपए RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक को जारी किए हैं और टोटल 1050 करोड़ पश्चिम बंगाल सरकार को दिया जा रहा है जिससे कि किसानों का कुछ हला भला हो सके। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड ने पूरे देश में राज्य सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स RRB को 12,767 रुपये प्रोवाइड किए हैं। तो ये भी एक न्यूज़ मैंने आपको रिवाइज करा दी। बात की जाए नाबार्ड की तो इसको 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके MD हर्ष कुमार भानवाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये बदल गए हैं। अब कौन हो गए हैं? अब हो गए हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। मैंने आपको बताया था इनका नाम कुछ दिन पहले, तो अब इनके प्रेसिडेंट गोविंदा जी बन गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की FDI 18% बढ़कर $73.46 बिलियन हो गई है, जो कि पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। इसमें इन्होंने कहा है कि RBI ने FDI इक्विटी के माध्यम से अपने ऑटोमेटिक रूट में 13% का इजाफा देखा है, जो कि अब $49.98 बिलियन हो गया है। तो ये न्यूज़ मैंने आपको बता दी है।
बात कर ली जाए आरबीआई की तो इसे 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने मोहनदास पाई की अध्यक्षता में एक 12 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी बना दी है, जिससे कि वो सलाह देंगे कि IBBI को और सेबी को कैसे वर्क करना है। IBBI जैसा कि नाम से क्लियर है, किसी के बैंक करप्सी की जांच, किसी के दिवालियापन की जांच इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इसकी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो MS साहू जी हैं तथा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में अरुण सिंघल जी को अपॉइंट कर दिया है। बात कर ली जाए FSSAI की तो इसका हेडक्वार्टर हमारी राजधानी नई दिल्ली में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट रीता तेवतिया जी हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। जो अगला न्यूज़ है वो लगातार 3 न्यूज़ आपके सामने आएंगी, वो तीनों मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिए। प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला जी का निधन हो गया है। गीतकार योगेश गौड़ जी का निधन हो गया है और राज्यसभा के सांसद वीरेंद्र कुमार जी का निधन हो गया है। निधन से जनरली मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन रिसेंटली 1 महीना पहले के आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है तो जो भी निधन के क्वेश्चन आएंगे वो रिसेंटली 1 महीने के ही आते हैं। हालांकि ये कोई कंफर्मेशन तौर पे मैं नहीं कहता हूँ, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 महीना से पीछे के निधन आने के चांसेस कम होते हैं। रिसेंटली 1 महीना के निधन अगर आप याद करके जाते हैं तो उसमें बहुत उम्मीद होती है कि एक क्वेश्चन और एक नंबर आपका सही हो जाए। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, ब्रिक्स देशों के टैक्स ऑफिसर्स की बैठक की होस्टिंग रसिया ने किया है। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक समूह है और अभी इसके टैक्स ऑफिसर्स की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी ने पार्टिसिपेट किया है। बात कर ली जाए ब्रिक्स की तो इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में इस्टेब्लिश है। बात कर ली जाए रसिया की तो रसिया की कैपिटल मॉस्को है तथा रसिया की करेंसी रूबल है। चलिए तो आज सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से ये सारी न्यूज़ समझ में आ रही है और आप सब इसे नोट डाउन कर रहे हैं। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है और वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।